हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। चैप्टर के नाम से तुम्हें क्लियर हो गया हो कि इस चैप्टर में एक सुंदर सफेद घोड़ा है और उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में दो गरीब लड़के हैं जो अर्मेनिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर इनका एक छोटा सा कस्बा है और वो लोग अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब उनकी ईमानदारी का तो कोई जोर ही नहीं है। एक है अरम और दूसरा है उसका चचेरा भाई जिसका नाम है मुराद। ये कहानी अरम की है, यानी कि हमारे राइटर की है। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ही पुराने समय की बात है, जब मैं 9 साल का हुआ करता था। उस समय संसार बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, प्रकाश से भरा हुआ। जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपने के जैसा था। बचपन में जीवन एकदम सपने जैसा होता है, जो चाहो वो करो, जब चाहो जैसे करो। लेकिन बाद में आकर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अरम कहता है कि मेरा चचेरा भाई जिसका नाम मुराद है, उसको सब लोग पागल कहते थे सिवाय मेरे, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में जो आता है वो वही करता है। एकदम मनमौजी है, किसी की फिक्र नहीं करता है। हमारे भी फैमिली में एक ना एक लड़का ऐसा जरूर होता है। एक दिन की बात है, जब मैं आराम से सो रहा था तो सुबह सुबह 4 बजे मेरा भाई आया और मुझे जगाया। मेरे कमरे की खिड़की को उसने ठकठकाया और मुझे आवाज दिया, अरम अरम, ओए अरम उठ। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और खिड़की के बाहर देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभी सुबह नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में भोर होने वाला था। लेकिन इतनी रोशनी थी जो मुझे महसूस करा सके कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था और ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाल कर अपनी आंखों को मला। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं सपना देख रहा हूँ। उसने अर्मेनिया के भाषा में बोला, हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। चलो अब जल्दी करो अगर तुम घोड़सवार करना चाहते हो तो। मैं जानता था कि मेरा भाई एकदम पगला है, उसको जो दिल में आता है वो करता है। वो अपने जीवन का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ज्यादा लेता है। ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया में गलती से आ टपकते हैं। मतलब यार हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की जरूर होती है जो यार अपने दिल का सुनता है। उसको जो मन में आता है वो करता है, दिल खोल कर करता है, किसी की फिक्र नहीं होती है। दरअसल असली मायनों में वही व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। हम तो बस काटते हैं। हमें डर रहता है कि पापा देख लेंगे तो ये होगा, मम्मी देख लेगी तो ये होगा। मतलब कोई काम को करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है। लेकिन हमारे जो राइटर का भाई था मुराद, वो बिल्कुल एकदम अलग था। उसको जो मन में आता था वही करता था वो। अरम को अपने भाई मुराद पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो समय उसके लिए एक अविश्वसनीय समय था जिस पर वो विश्वास बिल्कुल भी न कर सके। अरम कहता है, पहली बात, मेरी सबसे पुरानी यादें जो है वो घोड़ों से जुड़ी हुई है। मेरी पहली तमन्ना थी कि मुझे घोड़े की घुड़सवारी करनी थी। और दूसरी बात, हमारे पास पैसे नहीं हैं और यही वो कारण था जो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हमारा पूरा का पूरा कबीला ही गरीब था। मतलब उनकी पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा गाँव ही गरीब था। ग्रोग्लेनियम परिवार का हर सदस्य गरीब था। किसी को भी पता नहीं था कि हमें पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसे कहाँ से आते हैं। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी पता नहीं था कि पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक समय का खाना खाते थे तो एक समय का खाना नहीं खाते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही ज्यादा विख्यात थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। कई शताब्दियों से हम लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार कबीले जगत का सबसे सर्वाधिक संपन्न परिवार हुआ करता था। लोगों को सबसे पहले अपने आप पर गर्व होता था और दूसरे नंबर पे आती थी ईमानदारी। मतलब ये लोग सदियों से ही अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। उस समय भी ये लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे, जब इनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था और ये लोग अच्छे से रहा करते थे। और आज ये लोग गरीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ईमानदारी पर टिके हुए हैं। हम में से कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ नहीं उठाता है और चोरी करने की बात तो बहुत दूर की है। राइटर हमें अपनी ये सारी खूबियां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका चचेरा भाई मुराद वो घोड़ा कहाँ से लेके आया। चोरी तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा खानदान ईमानदार है। और यही बात है कि वो अभी भी भौचक्के है, यार ये घोड़ा कहाँ से लेके आ गया बे। मैं घोड़ा देख रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार थी। मैं उसकी स्मेल को भी महसूस कर सकता था जो कि बहुत ही प्यारी थी। मैं उसकी सांसों की आवाज को भी सुन पा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थी। लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह घोड़ा मुराद का है या मेरे परिवार में किसी भी सदस्य का है। या तो यह हकीकत हो या सपना हो, मैं किसी भी स्थिति में यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह घोड़ा मुराद का है। इस लाइन से वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने सपनों में भी ये नहीं सोच सकता हूँ कि ये घोड़ा मुराद का है या फिर ये मेरे किसी भी फैमिली के सदस्य का है, क्योंकि उनको पता था कि मुराद तो घोड़ा खरीद नहीं सकता है। और अगर उसने घोड़ा खरीदा नहीं है इसका मतलब उसने चुराया ही होगा। चोरी करने की बात उनके जहन में ठीक से बैठ नहीं रही थी कि ग्रोग्लेनियम परिवार का कोई भी सदस्य चोरी कैसे कर सकता है जो अपनी ईमानदारी के लिए इतना फेमस है। मैंने पहले तो अपने भाई को घूरा, फिर मैंने घोड़े पर अपनी आंखें टिकाई। दोनों में एक प्रकार का एक अलग ही भाव था। एक और मुझे खुशी भी हो रही थी और दूसरी ओर मुझे भय भी लग रहा था। मुराद, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? खिड़की से बाहर छलांग लगाओ यदि अगर तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है, उसने उस घोड़े को चुराया था।
और इस बात में भी कोई शंका नहीं है कि वो मुझे उस घोड़े पर सवारी करने के लिए बुलाने आया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि सवारी का आनंद लेने के लिए घोड़ा चुराना किसी दूसरे चीज को चुराने के कंपैरिजन में अलग चीज है, जैसे कि पैसे को चुराना। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी थी वो शायद चोरी थी ही नहीं। यदि आप में घोड़े के लिए इतना लालसा या फिर इतना दीवानापन हो जितना कि मेरे भाई मुराद और मुझ में था, तो उसे चोरी नहीं कह सकते हैं। वह चोरी तब बन जाएगी जब हम उस घोड़े को बेचेंगे, लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करने वाले थे। मुझे कपड़े तो पहनने दो। मैंने झपट कर कपड़े पहने और आंगन में छलांग लगाई और भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उस समय हम लोग वॉलनट एवेन्यू करके टाउन था, उसके कोने पर रहा करते थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था, अंगूर और केले के बाग थे, सिंचाई के लिए बने हुए गड्ढे और देहाती सड़कें थी। 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर घोड़े ने जो भागना शुरू किया वो तो बहुत ही शानदार था। मेरा भाई मुराद, जिसकी परिवार में सबसे अधिक सनकियों वाली व्यक्तियों में से गिनती होती है, गाने लगा। मेरा मतलब है गरजने लगा। मतलब मुराद को गाना गाने नहीं आता था, तो वो बता रहे हैं कि गरजने लगा। मुराद के भी मजे ले रहे हैं। हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं जरूर होती है। मुराद हमारे कबीले में उसी सनकीपन की धारा का एक स्वाभाविक वंशज था। मतलब राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि हर परिवार में एक न एक सनकी व्यक्ति जरूर होता है, और मुराद उनके परिवार का वो सनकी लौंडा था जो अपने दिल की सुनता, अपने मन की सुनता है। मुराद से पहले हमारे अंकल खुशरोब हुआ करते थे। वो भारी डिलडॉल वाले व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे, सन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी मूछ वाले थे। मतलब मुराद से पहले सनकियों में गिनती खुशरोब अंकल की आती थी, और वो यार लंबे हट्टे कट्टे हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछ है, और उनका गुस्सा बहुत ही भीषण है। मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो बहुत ही चिड़चिड़े व्यक्ति है और अपनी दहाड़ के आगे किसी को भी बोलने नहीं देते हैं। कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो बस एक ही चीज कहते थे, कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। एक बार की बात तो ऐसी है कि उनका अपना बेटा, जिसका नाम अरक था, वह दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां पर उसके पिता यानी कि हमारे खुशरोब अंकल जो हैं, वो अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उनका बेटा उनके पास पहुंचता है और अपने पापा से कहता है कि पापा घर में आग लग गई है। तो हमारे खुशरोब अंकल कुर्सी पर सीधे बैठते हुए दहाड़ते हैं, कोई डर की बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो मेरे बच्चे। फिर जो नाई उनकी मूछें ठीक कर रहा होता है वो कहता है, लेकिन सर बालक ये कह रहा है कि आपके खुद के घर में आग लगी है। इस पर खुशरोब अंकल फिर से दहाड़ते हुए कहते हैं, काफी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। मतलब वाकई में यार, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अंकल बस यही कहेंगे, कोई बात नहीं है बेटा, मैं हूं ना। गजब के अंकल है यार। तो मेरा भाई मुराद बिल्कुल मेरे अंकल खुशरोब के वंशज का था। हालांकि उसके पिता का नाम जोराब था, लेकिन वो बिल्कुल इसी वंशज का था, इसी कैटेगरी का था। तो भैया ये है हमारे कबीले की हालत। व्यक्ति चाहे किसी बालक का पिता हो जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसी मनोवर्थ का होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो। बेटा कुछ और भी निकल सकता है। क्योंकि जो मुराद के पिता थे जोरोब, वो बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। वो ऐसे पागलपंथी वाले हरकतें नहीं करते थे कि किसी का घोड़ा चुरा लाया और घुड़सवारी कर रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी जनजाति खुशमिजाज किस्म की है, जो हमेशा से ही मनमौजी किस्म की रही है। मतलब उनका जो पूरा का पूरा गांव है वो शुरू से ही मनमौजी किस्म का रहा है, जो मन में आता वही करते हैं। हमने घोड़े की सवारी की और मेरे भाई ने गाना भी गाया, और ये सबको पता था कि हम लोग अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ के हम लोग मूल निवासी है, ऐसा कुछ पड़ोसियों का मानना है। हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूंगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका दोगे? यह तो घोड़े की इच्छा के ऊपर है। मेरे भाई ने बोला, उतर जाओ, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, देखा जाएगा। यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू करना आता है। अच्छा, तो तुम भी ये मत भूलो कि जो हुनर तुम्हारे अंदर है वही हुनर मेरे अंदर भी है। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। चलो अब उतर भी जाओ। ठीक है, लेकिन याद रखो कि तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने का मौका दोगे। मैं उतर गया। तभी मेरे भाई ने घोड़े को एक लगाई तथा चिल्लाया, बजीरे दौड़। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और फरफराकर पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया। उसने गड्ढे को भी पार कर लिया और 5 मिनट पश्चात पानी के तर लौट आया। मतलब यूं गया और यूं लौट आया। सूरज आकाश में ऊपर उठ रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी, और अब सवारी करने की मेरी बारी थी। मुराद घोड़े से उतर गया और बोला, लो करो सवारी। मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया और एक क्षण के लिए बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, बहुत ज्यादा डर गया। मैंने महसूस किया कि घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। ऐसे एरी से ठोकर मारो, मुराद बोला। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस ले जाना है, लोगों के जगने से पहले। मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और फरफराकर फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने के बजाय घोड़ा सड़क पर डिकरन हलावीन अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। जब उसने 7 बेलों को रौंद दिया, मैं गिर गया, लेकिन फिर भी वह दौड़ता रहा। मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरी ओर आ गया और मुझ पर चिल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें घोड़े को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। तुम इस ओर जाओ और मैं उस ओर जाता हूँ। यदि घोड़ा मिल जाए तो नर्मता से पेश आना, मैं पास ही रहूंगा। मतलब जब घोड़ा मिल जाए तो शांति से पेश आना, उसको हरकाना या भगाना बिल्कुल भी मत। ऐसा नहीं कि घोड़ा पास में आए और डर के मारे तुम उसको बोलो ए धा 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 उर्र धा धा धा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझे। मैं सड़क पर भाग चला और मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चल गया। उसने घोड़े को खोजने में तथा लाने में आधा घंटा लगा दिया। ठीक है, अब इस पर सवार हो जाओ, सारी दुनिया जग चुकी है। मतलब सवेरा हो गया है और सारे लोग जग चुके हैं, तो उनको घोड़ा छुपाना है, इसलिए घोड़े पर बैठेंगे और जल्दी जल्दी जाकर घोड़े को छुपा देंगे, या फिर जहां से चुरा के लाया है वहां पर रख देंगे। हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग या तो इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसे कल तक छुपा देंगे। उसकी आवाज में कोई भी घबराहट नहीं थी। मैं जानता था कि वो इसे छुपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे एक ऐसे जगह के बारे में पता है। तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था? उसे अचानक से याद आया कि वो घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है, लेकिन मेरे पास आज लेकर आया है, क्योंकि वह जानता था कि मुझे घुड़सवारी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन वो ये बात अरम को बताता नहीं है। वो ये कहता है, किसने कहा कि मैंने घोड़े को चुराया है? अच्छा तो तुम ये बताओ कि कितने दिनों से तुम हर सुबह घुड़सवारी कर रहे हो? आज ही सवारी की है। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं, कतई नहीं। पर यदि तुम ये कहना चाहते हो कि हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। तुम यही जानते हो कि हमने आज सुबह ही इसकी सवारी की है। ठीक है, मैंने कह दिया। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पर्रे बेखार में ले गया, जो कभी एक किसान फतवाजिया का हुआ करता था। उस खर्ती में कुछ जई और लहसुन घास रखे थे। हम लोगों ने घोड़े को वहां छुपा दिया और फिर अपने अपने घर लौट गए। यह काम आसान नहीं था कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए, वह बोला। मतलब अब वो लोग उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब घोड़ा भाग गया तो उसने कैसे पकड़ा। तो मुराद ये बोलना चाह रहा है कि घोड़े को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। सबसे पहले तो वह जंगलीपल बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसा मैंने बताया, मैं घोड़े को सिखाना जानता हूँ। मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। घोड़े मेरी बात समझते हैं। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? अरम बोलता है। मेरा घोड़े के साथ एक समझौता है, वह बोला। पर वो समझौता किस प्रकार का है? सीधा, सरल तथा ईमानदारी पूर्ण। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े के साथ कोई ऐसा समझौता कर पाता। तुम अभी छोटे हो, तुम जब 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी घोड़े को सिखाना आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि मुराद की एज उस समय 13 साल की थी, जब अरम जो है 9 साल का था। मैं घर गया और मैंने जमकर नाश्ता किया। उस शाम अंकल खुशरो मेरे घर कॉफी और सिगरेट पीने आए थे। वह बैठक में बैठकर कॉफी और सिगरेट पी रहे थे और अपने पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम जॉन विरियो था। वह एक असीनियावासी था। जैसे ये लोग ग्रोग्लेनियम फैमिली से बिलोंग करते थे, वैसे ही वो एसरेनियन फैमिली से बिलोंग करता होगा, जिसने अकेलेपन के कारण आर्मीनिया भाषा बोलना सीख लिया था। मेरी माँ उस व्यक्ति के लिए भी कॉफी तथा तंबाकू ले आई। बायरो ने सिगरेट बनाई, कॉफी की चुस्की ली और सिगरेट पी, और फिर उदास होकर बोला, मेरा सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यार वहाँ पर हमारे अंकल खुसरो भी बैठे हुए हैं और उनकी आदत तो तुम्हें पता ही है यार। वो एकदम दहाड़ते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं है, एक घोड़ा खो गया तो क्या हो गया? हम सब ने अपना स्वदेश तो नहीं खोया। एक घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? अब हमारे अंकल जॉन बायरो, जिनका घोड़ा था, वो गुस्सा हो गए। वो बोलते हैं, हाँ ये सब तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए, पर मेरी गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना गाड़ी किसी काम की नहीं। मतलब हमारे बायरो अंकल टमटम वगैरह चलाते होंगे, अब उनका घोड़ा ही खो गया, टमटम कहाँ से चलाएंगे? गधे पे बांध दो, उस पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खुसरो दहाड़ते हुए कहते हैं। मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ। फिर मेरे अंकल बोलते हैं, तुम्हारे पास कम से कम टांगे तो हैं, जाकर उनसे पूछो जिनके पास टांगे नहीं हैं। मेरी बाईं टांग में दर्द है, किसान बोला। मतलब वो अंकल बोले, इन सब चीजों पे मत ध्यान दो। उस घोड़े के लिए मैंने $60 दिए थे। मैं ऐसे पैसों पर थूकता हूँ, थू। हमारे खुसरो अंकल एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं। वह गुस्से में उठ खड़े हुए और अपने लंबे लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गए और दरवाजे को धक्के मारकर बंद कर दिया। बाद में मेरी माँ ने उस मामले को सुलझाया। अजय भाई साहब, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल बात ऐसी है ना कि उनको उनकी घर की याद आ रही है और बड़े लंबे चौड़े हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। माफ कर दीजिए, ठीक है? मेरी माँ ने ऐसा बोलकर उनको समझाया। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद की घर की ओर भागा। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे।
एक छोटे रोबिन पक्षी की चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहे थे जो उड़ नहीं सकता था। वह उस पक्षी से बात कर रहे थे। यह क्या है? किसान जॉन बायरो, वह हमारे घर आए थे। वह अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। तुम घोड़ा 1 महीने तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़ा तुम तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता हूँ। वाह यार, ये क्या बात है। मुझे लगा कि वो अभी आएगा और बोलेगा कि घोड़े को वापस कर दो, लेकिन ये तो उल्टा ये सिखा रहा है कि घोड़े को वापस तब तक मत करना जब तक कि मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता हूँ। वाह बेटे, तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा, तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लेंगे। मुराद उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? क्या तुम ग्रोघलेनियम परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर। यार ये एक्ट ऐसा कर रहा है कि घोड़े को अभी के अभी वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन फिर बोलता है 6 महीने बाद। ये दोनों यार बहुत फनी है। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर गया, पर अंत में वह उड़ गया, ऊपर और सीधे। हर सुबह 2 हफ्तों तक मुराद और मैं घोड़े को विराम खड़ती से बाहर निकालते तथा उस पर सवारी करते, और हर दिन घोड़ा जब मेरे अकेले सवारी करने की बात आती तो अंगूर की बेलों के ऊपर उछल कूद करता तथा मुझे गिरा देता और फिर से भाग जाता। मैं ऐसा करता रहा कि कभी न कभी मैं भी मुराद के जैसा घुड़सवारी करना सीख लूंगा। एक सुबह जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर के बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी भेंट किसान जॉन बायरो से हो गई जो टाउन की ओर जा रहे थे। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसानों से बात करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बेटे, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरा दिल, मुराद ने अर्मीनिया भाषा में बताया। बहुत ही प्यारा नाम है इस प्यारे घोड़े का। मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा कुछ हफ्ते पहले मुझसे चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल अंकल, श्योर। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका, एकदम वही दांत। वह बोला, मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है। अब तो भाई इनकी फट गई। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता होता और तुम्हारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध न होता तो मैं अवश्य यह कहता कि यह घोड़ा मेरा है, लेकिन यह बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। संदेह व्यक्ति तो अपनी आंखों पर हृदय से ज्यादा अधिक विश्वास करेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। अब यह जॉन बायरो ने ये लाइन इसलिए कही कि संदेह व्यक्ति जो है वो अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता अपने हार्ट के कंपैरिजन में, अपने दिल के कंपैरिजन में, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि यह घोड़ा उसी का है। लेकिन वह यह आरोप नहीं लगाता है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग जो है ग्रोघलेनियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसीलिए वह घोड़े चुराने का आरोप नहीं लगाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं वहाँ से। गुड डे जॉन बायरो, मुराद ने कहा। दूसरे दिन हम लोग घोड़े को जो बायरन के बगीचे में ले गए तथा खलियान से बांध आए। मैंने धीरे से मुराद को बोला, मुझे तो लगा था कि कुत्ते भौंकेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो कुत्ते जरूर भौंकते, पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक उसके थुथनों पर रख दिया। उसने थपकी दी और फिर हम लोग वहाँ से चले आए। उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो खो गया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं। घोड़े पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है। इसका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर हो चुका है, मतलब कि इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो चुका है। मैं परमात्मा का अभिभारी हूँ कि उसने मेरे घोड़े को वापस कर दिया और इतना हट्टा कट्टा बनाकर भेजा है। मेरे खुसरो अंकल वहीं पर थे और अंकल की हरकतों के बारे में तुम लोग तो अच्छे से जानते हो। वह चिढ़ गए और चिल्लाकर बोले, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, अब चलो इस बात को भूल भी जाओ। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो फाइनली इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कमेंट करके हमको बताइए वीडियो कैसा लगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद।